आज का टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। ध्यान से सुनना बेटा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखिए बेटा, ये एक क्यूब है। बेटा उससे क्या स्लो कर दे थोड़े से। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखिएगा बेटा, ये रहा एक क्यूब। इस क्यूब में 1 मोल गैस भरी हुई है। ये है क्यूब। क्यूब में कितनी गैस भरी है? 1 मोल आइडियल गैस भरी हुई है। ध्यान से सुनते जाना बेटा। क्यूब में भरी है 1 मोल आइडियल गैस। तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ये है बहुत सारे मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स कैसा मोशन कर रहे होंगे? रैंडम, कोई भी कहीं भी भाग रहा होगा। तो अगर मैं इस क्यूब में एक्सिस बनाऊं तो ये कौन सा एक्सिस है? और ये हो गया वाई एक्सिस। इस गैस के कुछ मॉलिक्यूल एक्स पॉजिटिव की ओर भागेंगे, जिनकी वेलोसिटी प्लस में रहेंगे। कुछ मॉलिक्यूल एक्स नेगेटिव की तरफ भागेंगे, जिनकी वेलोसिटी माइनस में रहेगी। ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल वाई पॉजिटिव, वेलोसिटी प्लस में। कुछ मॉलिक्यूल वेलोसिटी माइनस। ठीक। कुल मिला के गैस के मॉलिक्यूल जब एक वेसल में भरे हों तो कुछ की वेलोसिटी प्लस में होती है और कुछ की माइनस में। मैं आपसे कहूं बेटा, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालो। इन गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो आप क्या लिखोगे? एवरेज को मीन कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन सबकी वेलोसिटीज को ऐड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करोगे? डिवाइड। यही काम करोगे आप। अगर मैं कहूं इस गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालो तो एवरेज आप ऐसे ही निकालोगे। जब आप वैल्यू रखोगे तो कोई वैल्यू प्लस में होगी तो कोई वैल्यू माइनस में होगी। तो क्या सही एवरेज निकल पाएगा? एवरेज कब निकलता? जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव में। यानी कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से तो नहीं निकलेगी। बताइए, इतना आपकी समझ में आया? आई रिपीट, फिर देख लीजिए। जब भी एक वेसल में गैस भरी होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसा मोशन कर रही होंगी? रैंडम। रैंडम मोशन करेंगे तो कुछ वेलोसिटीज प्लस में होंगी और कुछ वेलोसिटीज
माइनस में होगी। जब आप पूरी गैस की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो फॉर्मूला ये लगाओगे, जब इसमें वैल्यूज माइनस में रखोगे तो एवरेज सही नहीं। ठीक, तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? भाई हमें गैस की क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। भाई हम एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो चुनते नहीं रहेंगे, हमें तो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। तो हमने एक तरीका निकाला, हमने एवरेज ना निकाल के क्या निकाला? जितनी भी वेलोसिटीज हैं उन सबके एवरेज का मतलब इन सबका हमने किया स्क्वायर और फिर इनसे डिवाइड किया। तो क्या अब कोई भी वैल्यू माइनस में आएगी? जितनी भी माइनस की वैल्यूज थी उनका स्क्वायर होगा तो वो भी काय में हो जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या निकाल लोगे? नो, एवरेज वेलोसिटी नहीं आया, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। किसी भी गैस की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, एवरेज वेलोसिटी नहीं। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब आप ये निकाल लोगे, क्या निकल के आ गया आपके पास? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटीज का निकाल लिया। अब आप क्या करो, इसका अंडर रूट कर दो। जैसे इसका अंडर रूट करोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो निकल के आएगा उसे कहेंगे आर एम एस। रूट, ये लिखा रूट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो व्हाट इज वी आर एम एस? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक्चुअल में ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी, एक गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज। भाई एवरेज का स्क्वायर आपने निकाल लिया था, फिर उसका जैसे अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज वी आर एम एस? एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आप समझ में आई बात? तो जब भी आपको वी आर एम एस निकालना हो तो आप पहले क्या करोगे? इंडिविजुअल वेलोसिटीज जो दी होंगी उन सबके स्क्वायर का मीन निकालोगे, तो स्क्वायर का मीन आ जाएगा, फिर उसका क्या करोगे? तो आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, अर्थात एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। कहीं कोई डाउट? कहीं कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गई ये बात? किसी को कुछ पूछना है? नहीं। एक क्वेश्चन देखो, in a gas molecules are moving in a gas molecules are moving with velocities ये रहे, with velocities 5 meter per second, 10 meter per second, 2 meter per second, -4 meter per second and 6 meter per second.
फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। Find average velocity of gas molecules. तो बताइए, क्या आप डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे? पहले आप क्या करेंगे? ये निकालो। पहले आप निकालो वी स्क्वायर मीन। तो वी स्क्वायर मीन कितना हुआ? 25 प्लस 100 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5। ऐड करने पर कितना आया? ऐड करने पर आया 181 अपॉन 5। तो ये हो गया अप्रोक्स 36। अप्रोक्स 36। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आपको क्या चाहिए? VRMS इक्वल अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर मीन। वी स्क्वायर मीन कितना आया है? 36। तो आपका एवरेज आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? नहीं? तो ये आपका टॉपिक था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं VRMS। ठीक, अब दो डेरिवेशंस हैं, उन्हें समझो। रिलेशन बिटवीन VRMS and absolute temperature। कैपिटल T। रिलेशन बिटवीन VRMS एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, जो भी डेरिवेशंस होंगी वो सब 1 मोल गैस के लिए होंगी। याद रखना, जो भी डेरिवेशन होती हैं वो ऑटोमेटिकली कितने मोल गैस के लिए होती हैं? 1। तो जल्दी से बताइए, प्रेशर डेवलप बाय 1 मोल गैस, कल हमने प्रूव किया था, ये कितना आया था? P इक्वल 1/3 m अपॉन वॉल्यूम। बार का मतलब भी वही होता है, मीन, एवरेज। यही आया था। इस 3v को यहां लाओ, तो mv स्क्वायर बार क्या हो जाएगा? ठीक, v स्क्वायर बार क्या आ जाएगा? इतना आपकी समझ में आए? हम ऐसा क्या करें कि VRMS आ जाए? ये क्या लिखा हुआ है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
मीन स्क्वायर वेलोसिटी, किसकी कमी है? अंडर रूट की। तो दोनों साइड क्या ले लें? अंडर रूट। अंडर रूट, ठीक है। अब ये क्या बन गया? VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो VRMS कुल मिला के फिलहाल क्या आ गया? अंडर रूट 3 PV अपॉन M। इतना आपकी समझ में आया? परंतु हमें किसे लाना है? ठीक, तो कल वाली कहानी पे आ जाओ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? 1 मोल गैस के लिए पीवी इक्वल, ठीक, यहां आएगा। तो VRMS फाइनली क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3RT बाय M। ये है रिलेशन बिटवीन VRMS एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहीं भी कोई डाउट? किसी को कोई परेशानी? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसलिए पूछता हूं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसी में सुनो, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड व्हाई नो टेम्परेचर is possible less than absolute absolute zero। Why no temperature is possible less than absolute zero temperature? ध्यान से केवल सुनना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता कितना है? पहले हम इसकी बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। -273 डिग्री सेल्सियस is called absolute जीरो टेम्परेचर। बहुत कम है, नेचर में इतना कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। कैसे? इसको जरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करो, केल्विन में चेंज करो। कैसे करते केल्विन में चेंज? प्लस करते हैं कितना, तो आंसर कितना आएगा? 0 केल्विन आया। ठीक, तो अगर कहीं पर टेम्परेचर कितना हो, डिग्री सेल्सियस में कितना हो, तो वहां एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है? अगर टेम्परेचर इससे नीचे गया, मान लो माइनस का 274 हो गया, तो -274 प्लस 273 कितना आएगा? माइनस का 1 केल्विन। कभी भी केल्विन में वैल्यू माइनस में नहीं। तो वाई नो टेम्परेचर इज पॉसिबल लेस देन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? वाई, क्यों नहीं? क्योंकि अगर टेम्परेचर इससे कम हुआ तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर काय में आएगा? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? या ऐसे समझ में ना आए तो और डीपली चलना, थोड़ा सा और डीपली। अगर
यहां टेम्परेचर माइनस में आया तो वो वैल्यू यहां रखोगे आप, हाँ या ना, यहां रखोगे। अंडर रूट में कभी माइनस की वैल्यू आती है, इमेजनरी हो जाती। अगर अंडर रूट में माइनस की कोई वैल्यू आता है तो कैसी होती है, इमेज। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल, मतलब अगर आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस में निकाला तो VRMS कैसा हो जाएगा, इमेजनरी। या VRMS कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या गैस के मॉलिक्यूल नेगेटिव में भाग रहे हैं, विच कांट बी। तो देखो अपनी बुकलेट में आंसर क्या लिखा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में। इफ टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 Kelvin, then VRMS become 0. So absolute zero temperature is that temperature at which motion of all molecules of the gas stop. अगर आपने यहाँ T की वैल्यू 0 आई और वो उठा के यहाँ रख दी तो सारे गैसेस की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सारी गैस सीज हो जाएंगी, मोशन करना बंद कर देंगे। आगे VRMS can never be negative, so no temperature is possible less than absolute zero temperature. कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस पूरे यूनिवर्स में हम मैक्सिमम कितना टेम्परेचर माइनस में ले सकते हैं, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। इतना पॉसिबल ही नहीं है, सोच सकते हैं हम जितना वो ये है -273। ठीक, आगे चलें। अब सुनिए, अब बात आती है, हमने गैस की क्या निकाल ली, एवरेज वेलोसिटी। तो अब गैस की आएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कितने मोल गैस, हाँ, जो भी काम हो रहा है वो 1 मोल गैस के लिए हो रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। एवरेज क्यों लिखा हमने नाम के आगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी कैसी निकाली आपने, एवरेज। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां क्या लिखेंगे, V स्क्वायर के V बार स्क्वायर। ठीक, अब V स्क्वायर बार अभी अभी हमने निकाला था √3PV/N, इसलिए डेरिवेशन में आया था। ये वैल्यू यहां रखो, एक मिनट, V स्क्वायर बार नहीं निकाला था यार, V स्क्वायर बार आया था 3PV/, ये वैल्यू यहां रखो। तो 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ। 1 मोल गैस का मास कैपिटल M लिखा था, तो यहां भी वही लिख रहे हैं। इतनी लाइन क्लियर है आपको। 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, यहां V स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, 3PV/N, यहां रख दी। क्या कैंसिल हुआ, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 3/2, और पीवी की जगह क्या लिख दें, लिख सकते हैं ना पीवी की जगह RT। इसका मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स यहां वहां भाग रहे हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। मतलब एक सिलेंडर में अगर गैस भरी है
देखना, ये एक सिलेंडर है, इसमें ये लगा है पिस्टन। पिस्टन मूवेबल है, इसे नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। आपने इसमें गैस भर दी। जब इसको आप दबाओगे तो आप क्या इंक्रीज कराओगे? प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, क्या इस पर कोई फर्क आएगा? नहीं। कब आएगा इस पर फर्क? जब केवल क्या चेंज हो जाए? टेम्परेचर। तो जब तक गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं। पूरे चैप्टर में याद रखना, कई जगह काम आएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ना तो प्रेशर पर डिपेंड है ना वॉल्यूम। किस पर डिपेंड होती है? एक्चुअल में होता क्या है, एक सिलेंडर में जब गैस भरी हो तो इसमें 3 वेरिएबल होते हैं। सोच के देखो, गैस भरी है, इसमें प्रेशर होगा? बिल्कुल होगा। गैस के मॉलिक्यूल वेसल की दीवार से टकराएंगे, क्या जनरेट करेंगे? प्रेशर। जगह घेरेगी ये, सिलेंडर में जगह घेरी इसने, तो वॉल्यूम होगा और कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। एक गैस में 3 वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी उन 3 में से केवल किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड यूनिक फंक्शन। तो क्यों एवरेज काइनेटिक एनर्जी को यूनिक फंक्शन कहते हैं? बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन वन वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक फंक्शन। ठीक, लिख लीजिए क्वेश्चन, नोट्स में ही कहीं लिख लीजिए, जहां डेरिवेशन हुई है वहीं पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, average kinetic energy of gas molecule depends only on one variable, that is temperature. That is temperature. Hence average kinetic energy is called unique function. It's called unique function. अब आप में से कोई बताएगा बेटा, ये तो आया 1 मोल गैस के लिए। नाउ फॉर 1 molecule of gas, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? कल मैंने बताया था आपको, एक मोल और एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूलों में क्या अंतर होता है। हाँ, मैंने आपको बताया था जितने भी 1 मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूले आएंगे उनमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। आर की जगह क्या आएगा? बोल्ट्जमैन। देखो पूरा डिटेल में बता रहा हूं। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल की आई? एक मॉलिक्यूल की है। ये 1 मोल की है, कितने मॉलिक्यूल की है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल की। तो एक मॉलिक्यूल की क्या होगी? डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और आर बाय एन ए क्या होता? के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगी? 3/2। याद रखना, जब भी पूरे 1 मोल की बात होती है तो आर आता है,
और जब भी वन मॉलिक्यूल की बात होती है तो ये भी आता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर? कहीं कोई डाउट? अब आते हैं न्यूमेरिकल टेस्ट पे बेस्ड। फर्स्ट न्यूमेरिकल, जल्दी जल्दी देखना, आज ही खत्म करेंगे इसको। सॉल्यूशन भी नोट्स में ही है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज फ्रॉम if temperature of a gas increase from 27 degree Celsius to 227 degree Celsius, टेम्परेचर 27 से कितना हो गया, then how much the VRMS will increase, how much the VRMS will increase। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में टेम्परेचर क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में। तो टेम्परेचर को केल्विन में कब बदलते हैं, जब क्वेश्चन गैस का हो। तो गैस में नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, कौन सा होता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो T1 कितना हो गया, T2 VRMS 1 अपॉन VRMS 2 क्या होगा, अंडर रूट। VRMS और टेम्परेचर कैसे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो इक्वल क्या होगा, T1 बाय, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना। 3RT अपॉन M था, 3R और M कैंसिल हो जाएंगे, ये बचे। तो T1 कितना, तो 3 बाय अपॉन VRMS 2, या VRMS 2 will be √5 by 3 times of VRMS 1। ठीक है। सेकेंड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब साथ में क्या दे दिया, नाम, नाम दे दिया तो काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, तो नाइट्रोजन गैस का बेटा मास क्या होगा, 714 होता है, दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो एटम होते हैं, तो N2 मतलब क्या हो जाएगा, 28। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 500 मीटर पर सेकेंड। Find the root mean square velocity of oxygen gas at same temperature। सेम टेम्परेचर मतलब इस क्वेश्चन में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। किसके लिए निकालनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 816 होता है, 32। इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें निकालनी है। तो VRMS और मास में क्या रिलेशन था, डायरेक्टली के इनवर्सली, हल कर रहा है अभी, हल प्रूविंग करी फिर भी। VRMS और मास में क्या रिलेशन था यार, VRMS इक्वल क्या था, अंडर रूट 3RT बाय M। ये तो कैंसिल हो जाएंगे सब, M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा, M2 बाय M1। कर लोगे, करना क्या है, नोट्स में है ही, वैल्यू रखनी बस। इसके बाद एट व्हाट टेम्परेचर VRMS of helium gas will be same
एज दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पहले सुनना। एट वॉट टेम्परेचर VRMS of helium gas will be same as VRMS of oxygen gas at 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब किस टेम्परेचर पर हीलियम गैस की VRMS स्पीड वही होगी जो 27 डिग्री सेल्सियस पर किसकी है? ऑक्सीजन। यही है क्वेश्चन। तो जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है वो किसका दिया? ऑक्सीजन का। तो अगर मैं यहां लिखूं हीलियम और यहां लिखूं ऑक्सीजन, तो टेम्परेचर किसका दिया है हमें? ऑक्सीजन का। कितना? ठीक। किस टेम्परेचर पर, तो किसका टेम्परेचर निकालना है? हीलियम का। मास की बात कर लें तो हीलियम का मास 284, ऑक्सीजन का मास 32। हाँ या ना? गिवन क्या है? दोनों की VRMS स्पीड कैसी गिवन है? सेम। तो VRMS 1 की जगह क्या लिखेंगे? 3RT1/m1। यहां 3RT2/m2। तो कुल मिला के T1/m1 इक्वल T2/m2। आया समझ में? नहीं आया? इसमें एक गलती और करते हो आप लोग। T1 कितना नहीं पता, M1 4, T2 M2 ठीक। 19 से 150 को डिवाइड करूं, कहा 7 लिखा ना? अच्छा 8। अब 9 150। अब ठीक है। तो T1 कितना आएगा कुल मिला के? पॉइंट में बताने जरा। अरे यार सब गलत हो गया। नहीं, हम अभी करके बताएं। 9 से डिवाइड करो 300 को। अरे यार 8 से डिवाइड कर लो यार, हद कर दी, इतनी ऐसे घुमा रहे हो। हाँ बोलो। 37.5 केल्विन। एक्चुअल में बेटा क्वेश्चन काय में दिया था? डिग्री सेल्सियस में। तो ये भी आपका आंसर नहीं आया। आपको इसे कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस। बस यही गलती करते हो आप लोग, यहीं तक छोड़ देते हैं आंसर। तो एक्चुअल में स्मॉल T1 क्या होगा? स्मॉल T1 मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना होगा? -270। करना कितना है? समझे बात को? मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आंसर भी आपका डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ अ गैस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस 0 to 127 डिग्री सेल्सियस। अब बात हो रही एनर्जी की।
टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 टू 400 केल्विन। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT, 3/2 R कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या T1 बाय T2, 273 बाय, ये आ गया रेशियो। बचकाने क्वेश्चन। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। अब बात किसकी हो रही, एट एसटीपी। बेटा एसटीपी कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली बात तो गैस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 3/2 KB इंटू टी, मॉलिक्यूल की बात हो रही। एसटीपी पर टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, तो यहां कितना आएगा 273। ठीक, देखो मास्क कास्ट लगने लगे, तैयारी होने लगी सबकी, भले ही नीचे जाके गोलगप्पे खाने के लिए मास्क खोल दिए जाए, यहां से मास्क लगेंगे। केवी कितना है 1.38 इंटू 10⁻23 -23, और टेम्परेचर है 273, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चल कल मिलते हैं। वेलकम।